इम्पॉर्टेंट बातें ही हैं जो अभी भी डिस्कस होंगी। आज आपको पता है कि एक स्पेशल दिन भी है। जी बिल्कुल, स्पेशल दिन है ऑटिज़म के बारे में। और आज ऑटिज़म से मुतालिक जो हम लोग इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं वो क्यों करते हैं कि ताकि हम पहचान सकें कि ये स्पेक्ट्रम है, डिजीज़ नहीं है, कोई एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता नहीं है। ये एक अदद स्पेक्ट्रम है कि जो मेंटल एबिलिटीज़ डिफरेंटली उनमें डेवलप होती हैं जो ऑटिज़म के स्पेक्ट्रम पे होते हैं। अच्छा, हमारे पास हालिया तहकीक के मुताबिक ऑटिज़म के जो शिकार अफराद हैं, मैं शिकार तो नहीं कहना चाहता, बट पीपल हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम, न्यूरो डाइवर्जेंट कह सकते हैं। बिल्कुल न्यूरो डाइवर्जेंट कह सकते हैं। तो इनके अंदर जो क्या है ना, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं, जिनमें से पैटर्न रिकग्निशन एक प्यारी चीज़ है। यूजुअली ये मैथमेटिकली, कुछ लोग जो इस स्पेक्ट्रम पे होते हैं वो मैथमेटिकली बहुत ब्लेस्ड होते हैं। अच्छा, पैटर्न रिकग्निशन के साथ जो कि है इसके अंदर उनके पास, कुछ के पास म्यूज़िक को रिकग्नाइज और विजुअलाइज करने की भी सलाहियतें मौजूद होती हैं। अब ये अफराद जो हैं जो इस स्पेक्ट्रम पे हैं, इनकी एबिलिटीज़ कैसी हैं, ये स्पेक्ट्रम कितना है, कहाँ से शुरू होता है, किधर ख़त्म होता है, इसके दोनों एक्सट्रीम्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास आज हमारे गेस्ट जो मौजूद हैं वो हैं सीनियर टीचर हैं सुमेरा अजीज़, और ये रिहेबिलिटेशन फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर अपनी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम दे रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? एंड अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा आयशा, आपने मुझे एक दफ़ा एक बात बताई थी क्या कि अल्लाह जी बताइए। फिर अभी मैं तारीफ करने लगा और फिर आयशा कहे कि पक्का मैंने इसको पैसे नहीं दिए, और वो ये है कि मैं दिन में 3 चीज़ें 4 चीज़ें नई सीख के जाता हूँ रोज़ अपनी इसको एंकर से। आपने मुझे बताया था कि अल्लाह जिसे चाहता है, जैसे चाहता है नवाजता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसी चीज़ के साथ आपको क्या लगता है कि इस स्पेक्ट्रम के ऊपर नवाजे हुए लोग भी होते हैं? बिफोर वी गेट इनटू द कॉम्प्लिकेशंस। यस बिल्कुल। और आपके एक्सपीरियंस में हमारे पाकिस्तान में आपके सेंटर के अंदर हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी बच्चे हैं, और ये बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि ऑटिस्टिक बच्चे सारे बच्चे ही एक जैसे होते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, क्योंकि एक बच्चे में जो खसूसियात होती हैं वो दूसरे बच्चे में कदरे मुख्तलिफ होती हैं। और इन बच्चों की जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये बच्चे बोलते देर से हैं, कुछ बच्चे टोटली म्यूट होते हैं, कुछ बच्चों की बहुत ही लिमिटेड स्पीच होती है, कुछ बच्चे कुछ अल्फाज को बार बार दोहराते हैं, सोशल नहीं होते, सोशल बिहेवियर के यस अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं देते हैं। अब लाइक एक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, एक बच्चा थोड़ा दे रहा है, तो दैट मीन्स ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आ रहे हैं। हर बच्चा मुख्तलिफ है। अच्छा, मेरी तरह मुझे ऐसा लगता है जितने भी हमारे देखने वाले हैं ना, मैं कभी किसी ऑटिस्टिक बच्चे से नहीं मिली हूँ, ठीक है, और मेरा जो इंट्रोडक्शन है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे मौजूद लोगों के साथ, वो इस चैनल के थ्रू हुआ है, इस मीडियम के थ्रू, यानी कि टीवी फिल्म्स के थ्रू या ड्रामास के थ्रू हुआ है। क्या जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है ऑटिज़म को टीवी के ऊपर, बिल्कुल वैसा ही है या फिर डिफरेंट तरह का भी ऑटिज़म होता है? देखें, जो बुकिश नॉलेज है इट्स टोटली डिफरेंट। जब आप बच्चे के साथ प्रैक्टिकली क्लासरूम में, घर में, डिफरेंट सेटिंग्स में आप बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं। लाइक बच्चे को किस तरह से उनका मेल्टडाउन जब स्टार्ट होता है, बच्चे को किस तरह से हैंडल किया जाता है। आप क्लासरूम में सेटिंग में डिफरेंट हैंडलिंग है, घर में मुख्तलिफ हैंडलिंग है। लाइक एक बच्चा सोशल नहीं है, उसको घर में हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप इसको डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में इन्वॉल्व करें, ग्रुप एक्टिविटीज़ करें, ताकि बच्चा दूसरों के साथ मेल जोल करे और बच्चा फ्रेंड्स बनाए। ये बच्चे बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, और इन बच्चों की एक तो लिमिटेड स्पीच होती है, प्लस इनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स भी होते हैं। एक ही चीज़, एक ही हरकत को बार बार दोहराते हैं, लाइक रॉकिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, आई स्क्विंटिंग करते हैं। तो ये बिहेवियर्स जब 2-3 बच्चे घर में हैं और एक बच्चा ये चीज़ें बार बार कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे में कुछ नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। अच्छा, हम बच्चों की तो बात कर ही रहे हैं, इससे पहले कि बच्चों के चैलेंजेस की और बात करें, मैं पेरेंट्स की बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स के बारे में शायद इतनी बात नहीं होगी कि उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली या क्या चैलेंजेस आए हैं उस बच्चे को पालने में और एक दूसरे उसके ही बहन भाई को पालने में, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, न्यूरोटिपिकल है। जी। तो आप तो पेरेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, उनके चैलेंजेस क्या होते हैं, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है? हमारे पास रूटीन में पेरेंट्स आ रहे होते हैं असेसमेंट के लिए। ऑब्वियसली कि पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि घर में बच्चे के साथ ये सिम्टम्स हैं,
तो हम किस इदारे में जाएं। तो जब हमारे इदारे का उनको पता चलता है तो हमारे इदारे में असेसमेंट के लिए लेकर आते हैं एंड आल्सो दे गॉट एडमिशन्स हेयर। सो वहाँ पर हम उन बच्चों की असेसमेंट करते हैं। उनको ये चैलेंजेस होते हैं कि घर में बच्चा बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थलग रह रहा है, दूसरे बच्चों से बातचीत नहीं कर रहा, घर में खेलते हुए खिलौनों को एक ही पैटर्न में रख रहा है, ग्रीन कलर के सेपरेट कर रहा है, रेड कलर के सेपरेट कर रहा है। तो ये चीज़ें जब उनको नज़र आती हैं तब वो कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा कुछ डिसेबिलिटी है। इंटेलिजेंस भी हो सकती है एंड एट द सेम टाइम एक न्यूरो डाइवर्जेंट बिहेवियर भी हो सकता है। कि ये कितनी जल्दी जो कि है पेरेंट्स गेज कर सकते हैं कि बच्चा स्पेक्ट्रम पे है? क्या ये बाय बर्थ जो कि है होता है या बाद में भी कोई बंदा इसका शिकार हो सकता है? बेसिक बाद में भी हो सकता है। जिस तरह के आज का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, जिस तरह से इन्फ्लेशन है तो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग आउटसाइड, तो ज़्यादातर बच्चों को पेरेंट्स जो हैं वो स्क्रीन दे देते हैं, बिग स्क्रीन दे देते हैं, मोबाइल्स दे देते हैं। तो बेसिकली इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। सो आजकल जो मोस्टली रीज़न पता चल रही है जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं बच्चों की, वो यही है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों का जो ब्रेन है वो एक ही जगह पर महदूद होकर रह जाता है, जिसकी वजह से बच्चे उस तरह से बाकी बच्चों की तरह सोच नहीं। आसान अल्फाज में अगर मैं ये कहना चाहूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी बच्चों के अंदर वो वाले फैक्टर्स देखे जा रहे हैं या वो वाले सिम्टम्स देखे जा रहे हैं जो कि ऑटिस्टिक बच्चों के होते हैं या ऑटिस्टिक सिम्टम्स होते हैं। बहरहाल हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी मौजूद हैं, याया हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया, आफ्टर सो लॉन्ग, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बताइएगा क्या कहेंगे इस सेगमेंट के बारे में? वालेकुम सलाम और को भी सलाम हो, मुजम्मिल को भी सलाम हो। देखें, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा कि क्योंकि मैं खुद भी इंटरनेशनल मीडिया बहुत देखता हूँ, लेकिन जो हम टीवी ने कवरेज की है ना वार की, मैं कहता हूँ इतनी ज़बरदस्त की और इतनी अपडेट इन्फॉर्मेशन दी है, मैं बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हम टीवी न्यूज़ वाले। बहुत तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया याया। इन्होंने जो निशानदेही की ना वो बिल्कुल सही की, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनके बच्चे एक दो हैं जिनके ऑटिज्म का शिकार हैं। अव्वल तो पहली बात है कि वो शुरू में एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, बाद में उनको अंदाजा होता है। सबसे पहली बात इनको अवेयरनेस नहीं होती। दूसरी बात स्क्रीन टाइम की बात की, ये लिटरली बात सही है, इसलिए कि मैंने बच्चों को देखा है जो माएँ उनको हवाले करते थे स्क्रीन के, वो बात भी नहीं करती, वो बच्चे बात नहीं करना जानते क्योंकि वो बात करते ही नहीं है। तो ये उनको बड़ा इनको ये इन्होंने अच्छी बात बताई और इन माओं को समझाना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ना आयशा, वो जो मैं समझना चाहता हूँ, हमारे कराची के अंदर बहुत सारे स्कूल ऑटिज्म के नाम पे खुले में, बट दे आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर नॉट ट्रेन टीचर्स, दे कांट हैंडल द चिल्ड्रन। वो बच्चे बाकायदा जब वो बच्चे माए छोड़ के चले जाते हैं तो ये कौन इसको रेगुलेट करता है? किस तरह आप क्या सेशन देगी कि भाई इसको इतना सीरियस मैटर है, आप इसको, और बच्चे बजाय ठीक होने के वो स्पॉइल हो जाते हैं। तो इस बारे में कुछ फरमाइए और कुछ सेशन दिए गवर्नमेंट को। थैंक यू सो मच। ये पूछते हैं, थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लेके जाते हैं हम के पास। अच्छा मैम, जो इन्होंने बात कही कि काफी सारे स्कूल्स खुले हुए हैं, अच्छा मैंने आयशा एक और भी चीज नोटिस की है, एनजीओज में बड़ा ग्रे एरिया है, कई चीजों के नाम पे एनजीओज खुलती हैं और वो सर्विसेज नहीं अदा करते। व्हेन वी टॉक अबाउट एनजीओज तो वहां पे बहुत जरा थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल भी समटाइम्स हो जाता है, बिकॉज़ वी डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस आए हैं। लेकिन वो जो क्वालिफिकेशन की याया ने बात की, ये क्या क्वालिफिकेशन होती है एक ऑटिस्टिक बच्चे को पढ़ाने के लिए? टीचर की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये एक्सप्लेन कीजिए सुमैरा। इन स्कूल्स का ऑडिट भी होता है, इसको भी इंक्लूड जी बिल्कुल होता है। अब इसके अंदर आप की क्वालिफ़िकेशन जो है स्पेशल एजुकेशन में आप ट्रेंड होने चाहिए, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं। ये सारी क्वालिफ़िकेशन आपको पहले करनी पड़ती है। क्या कोई डिग्री भी है या सिर्फ सर्टिफिकेशंस हैं? बिल्कुल डिग्रीज़ हैं। लाइक जो थेरेपीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं इस बच्चे को मैनेज करने के लिए, ऑटिज़म को, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं, स्पीच थेरेपीज़ हैं। तो इन थेरेपीज़ के ज़रिए हम इन बच्चों को मैनेज करते हैं। इनके रूटीन में सेशंस होते हैं जिसकी बाकायदगी बहुत ज़रूरी होती है। लाइक अगर आप गैप से करवाएंगे बच्चे को तो वो इम्प्रूवमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। अब हम पेरेंट्स को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ऑटिज़म का एज सच 100% इलाज तो है नहीं। वी कैन ओनली मैनेज दैट थ्रू डिफरेंट थेरेपीज़। अब पेरेंट्स को अलग काउंसलिंग करते हैं कि आप घर में बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे, उस घर में बच्चे का कमरा किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं,
किस तरह से बच्चे का मेल्ट डाउन हो तो रूम को कैसा आपने डेकोर करना है, किस तरह से उसके बिहेवियर को कूल डाउन करना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर भी बताई जाती हैं, प्लस क्लास सेटिंग भी। अब इसके लिए टीचर का प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। लाइक उसको नॉलेज हो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, स्पीच थेरेपी का, इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी है, बच्चे के बिहेवियर्स हैं डिफरेंट जो बच्चे शो कर रहे होते हैं, उन बिहेवियर्स को हमने किस तरह से टाइमली मैनेज करना है। अच्छा, सो मेरा बच्चों की भी काउंसलिंग आप करते हैं, उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। एक काउंसलिंग मुझे लगता है कि टीवी के थ्रू भी करनी चाहिए, एंड दैट इज़ आम लोगों की जिनको नहीं पता कि उनके सामने कोई ऐसा बच्चा आ जाए किसी सोशल गैदरिंग के अंदर, तो उनको कैसे बिहेव करना है। एंड समटाइम्स वो वियर्ड बिहेव भी करने लगते हैं जो बहुत विजिबल होता है। उनको किस तरह से उनकी अगर आप काउंसलिंग करें, थोड़ा सा उनको कुछ बताइए, तो वो किस तरह से होगा कि उस बच्चे को भी वियर्ड फील ना हो, उसके पेरेंट्स को भी वियर्ड फील ना हो कि उनका बच्चा जो है वो शायद न्यूरोटिपिकल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। जी जी। आज से बहुत टाइम पहले पेरेंट्स को इस चीज़ की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी कि व्हाट इज़ ऑटिज़म। लाइक पेरेंट्स जो हैं वो ले जाया करते थे कि हाँ भाई मेरा बच्चा तो स्पेशल है, चलो पीरों के पास ले जाते हैं, इसको दम कराते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अब इतनी अवेयरनेस कैंपेन्स की जा रही हैं। हमारे ऑफिस में ही काफ़ी सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं जिसमें जैसा आज ऑटिज़म डे है, सो इसके हवाले से भी हमारे स्कूल में स्पेशल एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, बच्चे, टीचर्स एंड ऑल स्टाफ। सो उसमें अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को हो गई है कि बच्चों को किस तरह से मैनेज करना है। बच्चों को अगर बाहर लेकर जाते हैं मॉल्स वगैरह में, ऑब्वियसली इनके लिए तेज़ रोशनी, तेज आवाज़ें, स्टिमुलस इनके लिए ठीक नहीं है। यस, पेरेंट्स कुछ बच्चे कम हसास होते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा हसास होते हैं। अग्रीड, आपका पॉइंट टेकन। आप पेरेंट्स की बात करिए, मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ जो किसी सोशल गैदरिंग के अंदर किसी ऐसे बच्चे को देखें जो ऑटिस्टिक है, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए सो दैट उस बच्चे को अजीब ना लगे, उसके पेरेंट्स को अजीब ना लगे। जी जी, आम लोगों को भी अवेयरनेस दी जानी चाहिए। लाइक आप बच्चे को डिफरेंट टूल्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं कि बच्चा स्टिमिंग करता है, उसके लिए उसके टूल्स वगैरह साथ रखें जिससे बच्चा वो रेपिटेटिव बिहेवियर करता रहेगा तो वो कूल डाउन रहेगा। ठीक है, जिस तरह ऑटिज्म के जो पेरेंट्स हैं, आप किसी फंक्शन में बच्चे को लेकर जा रहे हैं तो वो अपने साथ स्पेशली प्रिपेयर्ड होते हैं कि मेरा बच्चा अब शादी के फंक्शन में जा रहा है, अब इस गैदरिंग में जा रहा है, तो मैं ये वाली चीज़ें अपने साथ रखूँ। बच्चा ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, बच्चे की ज़्यादा सिटिंग नहीं होती, तो वो प्राम वगैरह साथ में यूज़ करते हैं कि बच्चे को चलें वहाँ पर बिठा दिया जाएगा। एंड फॉर स्टिमिंग पर्पज़ कुछ टॉयज़ वगैरह अपने साथ रखते हैं कि बच्चे को दें ताकि वो वहाँ पर कूल डाउन हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सुमेरा हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना इनपुट सारी सिचुएशन के ऊपर देने के लिए। भाई जितने भी देखने वाले हैं, सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि आपको अल्लाह ताला ने अगर औलाद दी है, अगर आप साहिब औलाद हैं और आपके बच्चे एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और फिर अगर आपको किसी सोशल गैदरिंग में ऐसे पेरेंट्स मिल जाएं, ऐसे बच्चे मिल जाएं, यू हैव टू बी काइंड, यू हैव टू बी काइंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन सुमेरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और मामले की बात कर लेते हैं जिसने हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनली जितने चाहे वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हों, बड़े बिजनेस ओनर्स हों, उनकी जिंदगियों को बहुत तेजी से तब्दील किया है। बिल्कुल, कारोबार जो है ना उसका अंदाज बड़ी तेजी से बदल रहा है दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में से हैं। बिजनेस बहुत तेजी से डिजिटल दुनिया के अंदर बढ़ता चला जा रहा है और डिजिटल दुनिया के एक्सपैंड करने की वजह से बिजनेस में पॉजिटिव चेंजेस भी आ रहे हैं। अब अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जो हमारे पास स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस खुलती हैं और हमारे पास टर्शरी इंडस्ट्रीज आती हैं, उनको वाइडर ऑडियंस, वाइडर पब्लिक तक, मार्केट तक रसाई हासिल करने के लिए, छोटे छोटे कारोबारों को बड़ा बनने के लिए एक अदद सिस्टम है, अंडरलाइंग सिस्टम के जो कनेक्ट करता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर फैशिया होता है जो आपके मसल्स को और ऑर्गन्स को हर तरफ पकड़ के रखता है और आपके जिस्म को जोड़ के रखता है, इसी तरह से फैशिया ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी जो कि है ना, वो है एक कम्युनिकेशन का और आपके लॉजिस्टिक्स का और आपकी ट्रांसपोर्ट का जबरदस्त वेब जो कनेक्टेड हो, वेल कनेक्टेड हो और ऐसा हो कि जिसके ऊपर आप आंधी तूफान और हर तरह के मौसम में और हर तरह के हालात के थ्रू डिपेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये लॉजिस्टिक्स का सिस्टम पाकिस्तान के अंदर
कौन कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, ये सेगमेंट है इस लॉजिस्टिक्स के सिस्टम के बारे में। हमारे पास रीजनल बिजनेस हेड ई कॉमर्स साउथ उमैर हनीफ साहब मौजूद हैं। तो आयशा, आपको क्या लगता है कि हमें सबसे पहले जो कि है लेपर्ड कोरियर को किस तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए अपने सवालात के साथ? मुझे एक्सप्लोर इस तरह से करना चाहिए कि डायरेक्ट हम उमैर की तरफ चलते अपने सवालों को लेकर कि वो क्या समझते हैं। उन्होंने लॉजिस्टिक्स के इस बिजनेस को जो कि सप्लाई चेन से मुतालिक है, इसको कैसे ज्वाइन किया, विजन क्या होता है, एंड उन्होंने ओवर द ईयर्स क्या देखा है, किस तरह से तब्दीली आई, क्योंकि ट्रांजिशन बहुत क्विक हुई है। अगर हम पिछले 2 दिहाइयों की ही बात कर लें, स्पेशली लॉजिस्टिक्स के अंदर भी। उमैर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान में ई कॉमर्स जो है ना, वो हम सब जानते हैं बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, बड़े बड़े गोल सेट किए जा रहे हैं कि 2026 में क्या होगा या 2030 तक कहाँ तक अपनी हमने एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स को लेके जाना है। लॉजिस्टिक्स का क्या किरदार होता है या क्या किरदार है ई कॉमर्स के अंदर? Assalamu alaikum. First of all, thank you for inviting me on the show. It's always a pleasure to be a part of हम show. बिल्कुल आप इस वक्त सही कह रहे हैं कि ई कॉमर्स जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में ग्रोथ तेजी से कर रहा है, इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट की अगर मैं बात बोलूं तो तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर की मार्केट इस वक्त करंटली है, और जो 2030 तक मार्केट में ये देख रहा हूँ वो तकरीबन कोई 15 to 20 बिलियन डॉलर तक की आराम से पहुंच जाएगी। इसमें 3 मेन फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। एक, आपकी इंटरनेट पेनिट्रेशन जो आप देख रहे हैं कि तेजी के साथ साथ वो पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचती जा रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आपका लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल इस वक्त बहुत जरूरी है कि किसी भी लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग जितना होगा उतनी ही डिलीवरीज आपके एंड यूजर तक, यानी कि वो पाकिस्तान के आखिर कहाँ तक कोने तक पहुंच सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि इस वक्त लेपर्ड कोरियर अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बात बोलूं तो इस वक्त पूरे कश्मीर, गिलगित, स्कर्दू बिल्कुल एंड तक भी हम लोग इसको डिलीवर कर रहे हैं। मार्केट का कितना बड़ा शेयर राइट नाउ, अगर उमैर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान का सिर्फ वो इस वक्त लेपर्ड के पास है, कितना बड़ा शेयर या कितने परसेंटेज लॉजिस्टिक्स जो है वो उनके पास है? जी, इस वक्त अगर मैं ई कॉमर्स की अगर बात बोलूं तो ई कॉमर्स इस वक्त मोर देन 60 to 65% तकरीबन लेपर्ड्स कोरियर डिलीवर कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि लेपर्ड्स का जो नेटवर्क है दैट इज मोर देन 2200 प्लस लोकेशंस जहां पे हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कश्मीर का जो आखिरी गांव है, लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी गांव है, वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिलीवरी और हमारी फ्रेंचाइज मौजूद है। इसी तरह हमारी स्कर्दू में भी डिलीवरी मौजूद है। तो और प्लस हमारे पास अगर मैं सिटीज की बात बोलूं तो वो 1500 प्लस सिटीज हमारे पास मौजूद हैं जहां पे हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, मैं एज अ बिजनेस ओनर माई सेल्फ, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि जहाँ पे मेरे पास माल मौजूद है, मैं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं मौजूद नहीं हूं और डिलीवरी आपके किसी भी सेंटर पे जाके करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरे पास बंदा भी नहीं है कि जिसको मैं कहूं कि यार मेरी प्रोडक्ट को उठाओ और ले जाके लेपर्ड वालों के सर्विस सेंटर ले जाके तो उसको जमा करवाओ ताकि वो आगे डिलीवर करें। ज़रा ये बताएं कि किस तरह से कारोबारी लोगों की और छोटे कारोबार की ज़िंदगी लेपर्ड ने आसान बनाई है? अच्छा, इसमें जो जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल इस वक्त एंटरप्रेन्योर्स घर से बैठ के काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं हमारे हाउस वाइफ्स हैं, हमारे फ्रीलांसर्स हैं जो अपने ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि वो ब्रांड भी अपना साथ साथ बिल्डअप कर रहे हैं और इनको जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं। हमारे पास एक सर्विस हमने मुतारिफ कराई है जिसका नाम है रिटेल COD सर्विस। इसमें बेसिकली कोई भी पार्ट्स भी बंदा अपने घर से बैठ के कोई भी एंटरप्रेन्योर किसी भी फ्रेंचाइज पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकता है, वहां पे जाकर इजीली अपना पार्सल उस फ्रेंचाइज पे छोड़ सकता है और वहां पे कहीं भी पूरे पाकिस्तान में इजीली डिलीवर कर सकता है। वो एक्सप्रेस सेंटर में जाएगा, उसने वहां पार्सल छोड़ना है, COD अमाउंट उसकी वहां पे डिलीवर होगी, उसका अकाउंट रजिस्टर होगा और उसके अकाउंट में उसके पैसे इजीली वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये हमने एक बड़ी अच्छी मुतारिफ कराई है रिटेल COD के नाम से, जो इस वक्त तमाम हमारी फ्रेंचाइज पे इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की मार्केट को देखें ना उमैर, मेरे ख्याल से मुझ समेत बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं वो अभी भी इसी चीज़ पर भरोसा करती है कि COD कैश ऑन डिलीवरी होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ख़वातीन के लिए अलहदा से, ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं घर बैठ कर काम कर रही होती हैं, लेपर्ड्स किस तरह से उनको हेल्प आउट कर रहा है या उनके लिए कैसे मज़ीद आसानियाँ की हैं कारोबार करने में?
देखिए, इस तरह घर में बैठी हुई खवातीन जो काम कर रही हैं, फॉर एग्जांपल उनका कोई एक पार्सल भी है और वो भेजना चाहती हैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान में 85% कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर डिलीवरी होती है, यानी कि पार्सल आपके घर पर आता है, आप उस पर कैश पे करते हैं और वो डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है। तो वो खातून जो अपना पार्सल भेजना चाहती हैं, वो अपने नियरेस्ट एक्सप्रेस सेंटर पर जाएं, वहां पर जाके उस शिपमेंट को बुक कराएं। ठीक है। सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह लॉजिस्टिक बैरियर पूरा रिमूव हो जाता है और वो एंटरप्रेन्योर घर तक पहुंच के इजीली अपना पार्सल रिसीव भी कर लेता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी बताएं कि ये तासुर भी पाया जाता है उमैर के ना, अगर गलत प्रोडक्ट चली गई है ना तो शायद इसके अंदर ना कुरियर कंपनी के भी कुछ लोग शामिल होंगे या कुरियर कंपनी भी शामिल हो सकती है। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि लोगों का ये तासुर बन गया? नहीं, बिल्कुल आप एक सही बता रही हैं। ये एक बेसिकली मिथ है कि जी कोरियर कंपनी जरूर इन्वॉल्व होगी क्योंकि वो पार्सल जो है उसमें गलत प्रोडक्ट निकली है। पहले तो हमें ये बड़ी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रात में फॉर एग्जांपल हम लोग रात में बैठे हुए हम सर्च कर रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पे एड चल रहे होते हैं, प्रोडक्ट आ रही होती है, हम उस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, हम उस प्रोडक्ट पे जाते हैं, हम अपनी डिटेल्स डालते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं और वो पार्सल हम लोग बुक कर लेते हैं। यहाँ इसके बाद आता है लॉजिस्टिक का जो है वो जंप इन। लॉजिस्टिक अपने पास आती हैं और वो पार्सल को डिलीवर करती है। कोई भी ई कॉमर्स का पार्सल लॉजिस्टिक कंपनी का काम होता है उसको सील्ड पार्सल सेफली डिलीवर ट्रांसपोर्ट करना, सेलर तक उसका सेलर से पार्सल उठाना और कस्टमर को एंड यूजर डिलीवर करना। ये कोई भी लॉजिस्टिक हो वो उसके लिए उसकी इसकी डिलीवरी मेक श्योर करना होती है। उस पार्सल के अंदर क्या है के लिए जो बिकॉज अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट ऑन टाइम, अगर छोटे बिजनेसेस के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें या अगर ऐसे लोग कि जो घर से बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहें तो वो क्या होगा? मेरे हिसाब से इस वक्त जो छोटे बिजनेसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं, मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अपनी प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को कन्वर्ट करें और अपने आप को एक ब्रांड की शक्ल में प्लीज इसको लेकर आए। और ई कॉमर्स इस वक्त वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपके प्रोडक्ट्स को ब्रांड में कन्वर्ट कर रहा है और आप इसको बहुत अच्छा एक ब्रांड में कन्वर्ट करके इसको अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस को जो है वो मुतारिफ करा सकते हैं।